आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट का लेक्चर 2। यानी कल हम लोग लाइट का जर्नी शुरू किए थे जिसमें बहुत सारी चीजों को देखे थे और समझे थे। यानी आज आप लोग टॉपिक देंगे लाइट। टॉपिक है हमारा लाइट का लेक्चर सेकंड। यानी सबसे पहले आप लोग लेक्चर 1 देख लीजिएगा, तब जाके आपको लेक्चर 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सभी लोग नोट्स कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को लिखिए और समझिए। ये जो हम लोग का सीरीज शुरू हुआ है उसमें टोटली 10 12th और जितने भी कंपटीशन आपका एग्जाम होने जा रहा है जिसमें साइंस का क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार इस चीज को जिक्र कर रहा हूँ। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रेलवे में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ये सब के लिए बहुत आपको डिटेल में ये वीडियो बनने जा रहा है। और जब आप इन पूरी सीरीज को देखते हैं तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन कहीं से छूटने नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेक्चर 2 में हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं। यानी लाइट में दो साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। एक का नाम था प्लैंक्स, एक का नाम था प्लैंक्स और एक थे आपके आइंस्टीन। एक आपके थे प्लैंक्स और एक थे आइंस्टीन। यानी हम लोग के पास यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है प्लैंक्स और एक के नाम है आइंस्टीन। तो जब हमारे पास दो साइंटिस्ट है प्लैंक्स और आइंस्टीन, तो जब निश्चित है भाई कि अगर दो लोग मिलते हैं तो वो गुटरगु करते हैं यानी बातचीत करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशन है। यानी ये दो साइंटिस्ट मिलके एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे लाइट में। वो रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन आपका है कि एनर्जी जो होगा, यानी एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके होगा? फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा? इसका मतलब आप लोग ये समझे कि जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो निश्चित है एनर्जी का भी वैल्यू आपका बढ़ेगा, और जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घटेगा तो एनर्जी का भी वैल्यू घटेगा। ठीक है, यानी प्लैंक्स और आइंस्टीन ये दोनों एक ऐसे साइंटिस्ट थे कि इन दोनों को मिला के एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया और उसमें ये बात का जिक्र किया गया कि एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी चीज का फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी आपका घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब हम लोग इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, यानी एनर्जी को हम लोग E बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल f भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब E प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल और कांस्टेंट यहाँ पे आता है H और फ्रीक्वेंसी को हम लोग f बोल देंगे। यानी E इक्वल टू HF आ गया, या इसको हम लोग E इक्वल टू H म्यू भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू भी बोलते हैं। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया E इक्वल टू HF, या एक आ गया E इक्वल टू H म्यू। F या म्यू दोनों फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से देखें तो प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका H है। तो भाई बहुत लोग पूछेगा आपसे ना कि भाई ये H क्या है? H तो आपने लिख दिया लेकिन ये H है क्या? तो आप यहाँ पे बोलोगे कि H जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। H आपका क्या है भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? तो ये वैल्यू आप बोलोगे 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड। जल्दी से इसको याद करो। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड। यानी एक फार्मूला आपको मिल गया E इक्वल टू H म्यू या E इक्वल टू H F, यानी एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। एक चीज और आप याद रखना, ठीक है? याद आपको क्या रखना है कि अगर किसी चीज का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो निश्चित है कि उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ घटेगा। ठीक है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज का एनर्जी बढ़ता है तो उस केस में भी हमारा ये जो वेवलेंथ है वो हमारा घटेगा। ठीक है, वो हमारा घटेगा। ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? आइए इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी चीजों के बारे में समझोगे नहीं, उस चीज के बारे में कहना बहुत ज्यादा गलत होता है। तो हम लोग इसको जब तक समझेंगे नहीं वो चीज को क्लियर नहीं करेंगे। यानी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों घटेगा, और वेवलेंथ अगर घट रहा है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपका दोनों बढ़ेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है
यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एनर्जी के। ये भी दो पोर्शन आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ कैसे होगा आइए एक एक चीज को देखते हैं और खूब मजे से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। बिना रटे हुए चीजों को बहुत इजीली वे में लेकर चलेंगे और न्यूमेरिकल तो बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट का न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं अभी E इक्वल टू एच म्यू, क्या पढ़े, E इक्वल टू एच म्यू या एच एफ। एच एफ का मतलब क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। आपको कल का क्लास याद है, कल के क्लास में आप पढ़े थे भाई, देखो कल के क्लास में आप पढ़े थे कि सर अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे c बाई लेमडा आता था, याद है कल के क्लास में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लेमडा आता था, तो यहाँ पे E का E रहने दो, H का H रहने दो और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बटा में लेमडा कर दो। तो जब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप यहाँ पे c बाई जब लेमडा करते हो तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे E का आ गया, यहाँ पे E का एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या मिल गया, hc बाई लेमडा। अब यहाँ पे समझिए कि जब यहाँ पे E निकालिएगा तो यहाँ पे एक चीज और आप समझिए कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आता था, तो यहाँ पे इक्वल भी हटेगा कांस्टेंट भी हटेगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये इक्वल, तो इक्वल और कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया, तो यहाँ पे 1 बाई लेमडा आ गया, 1 बाई लेमडा आ गया भाई। और यही आपको हम बताने का प्रयास किए हैं कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। हम कोई भी बात बोलेंगे तो आपको विद प्रूफ के साथ बोलेंगे, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया, यानी अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगा और वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी आपका बढ़ेगा। यानी याद रखिएगा कि वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी घट रहा है, एनर्जी घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो माइंड से सोचिए और क्या बोलिएगा कि सर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगा और एनर्जी घटेगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक बहुत बेहतर चीज आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। आप एक नाम सुने होंगे भाई विब्जियोर का, ठीक है, एक नाम सुनेगा विब्जियोर का, VIBGYOR, एकदम अच्छे से समझना विब्जियोर। तो विब्जियोर में V का मतलब होता है वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, Z का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड, ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा वायलेट जो है वो बेंड करता है, सबसे ज्यादा लाइट बेंड कौन करता है? वायलेट। और सबसे कम बेंड, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लिस्ट बेंडिंग का बात करेंगे तो लिस्ट बेंडिंग कौन करता है? आपका रेड करता है। तो इसका मतलब कि अगर वो कम बेंड कर रहा है तो निश्चित है कि इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर छोटा गाड़ी है तो वो जल्दी मुड़ जाएगा और बड़ा गाड़ी है तो उसको मुड़ने में समय लगेगा। यानी बड़ा गाड़ी है इसका मतलब कि उसका वेवलेंथ, उसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका बेंडिंग कम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है तो रेड का बेंडिंग कम होगा, ठीक है। अब विब्जियोर में अगर व्हाइट लाइट पास करोगे तो देखते हो कि रेड जो है वो बेंड बहुत कम करता है और वायलेट जो है वो बेंड बहुत अधिक करता है। तो जब वायलेट बेंड जो यहाँ पे मोस्ट कर रहा है, वायलेट जो बेंड ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब कि इसका वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो वेवलेंथ कम तो बेंडिंग जो होगा, वेवलेंथ कम तो बेंडिंग, सॉरी वेवलेंथ जो है यहाँ पे उल्टा बोला, देखिए वेवलेंथ अगर आपका कम होगा, वेवलेंथ कम तो बेंडिंग ज्यादा और वेवलेंथ अगर ज्यादा तो बेंडिंग कम। कॉन्सेप्ट तो यही बना हमारा। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा कि जब आप ट्रेन से सफर करते हो तो देखते हो कि रेड लाइट जो होता है वो दूर से ही दिखाई दे देता है। इसका मतलब दूर से दिखाई दे रहा है, वेवलेंथ उसका ज्यादा है तो बेंडिंग उसके पास कम होगा। अगर आप वायलेट देखोगे तो इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है तो ये बहुत जल्दी ही क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। चीजें क्लियर आपको हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे समझो कि सर जब रेड का बेंडिंग बहुत कम है
और वेव लेंथ लेमडा जो है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसका एनर्जी जो होगा वो बहुत कम होगा और इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर वेव लेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी घटेगा। वेव लेंथ अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा का मतलब फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। तो याद रखिएगा कि रेड कलर का वेव लेंथ बहुत ज्यादा होता है और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। उसी प्रकार से अगर वायलेट कलर का वेव लेंथ बहुत कम होता है तो इसका एनर्जी और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है भाई। तो हमारा जो इतना तक कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया? यानी आपको यह समझ में आया कि सर जिसका वेव लेंथ ज्यादा उसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम। तो रेड कलर का वेव लेंथ बहुत ज्यादा होता है तो रेड कलर का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। ठीक है, यानी अभी आपको हम ये समझाने का प्रयास किए हैं कि लाइट में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का रिलेशन क्या है। लाइट में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का रिलेशन क्या है। क्लियर हो गया भाई मेरे? अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद आगे जिक्र कर रहे हैं कि किसका वेवलेंथ कम होगा और किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं पूछ देता है, थोड़ा सा वो घुमा के पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ किसका कम और किसका सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहला आता है गामा रेस। सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा रेस। सबसे पहला क्या आपका आता है? गामा रेज आता है। सबसे पहला गामा रेस, उसके बाद आता है एक्स रेस, गामा रेस के बाद एक्स रेस, इसके बाद आता है यूवी रेस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? यूवी रेस। इसके बाद आता है लाइट। ठीक है, लाइट को हम लोग बोलते हैं विजिबल फॉर्म। लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और लाइट के बाद आपका क्या आता है? तो लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड रेस। ठीक है, लाइट के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रो, और माइक्रोस के बाद क्या आता है? रेडियो वेव्स। ठीक है, इतना सारा रे और वेव है आपका। ठीक है ना, क्या क्या बोले याद कर लो। सबसे पहले तरीका क्या बताए? गामा, एक्स रेस, यूवी रेस, लाइट विजिबल। अब इसमें लाइट जो विजिबल आएगा इसी में आपका आता है विजिबल वी आई, फिर आएगा बी, फिर आपका आएगा जी, फिर आपका आएगा वाई, फिर आपका आएगा ओ, और फिर आपका आएगा आर। विजिबल इसी में आएगा विजिबल में। और ये जो विजिबल फॉर्म होता है वो व्हाइट लाइट होता है, और यही व्हाइट लाइट जब टकराता है तो 7 भाग में बढ़ता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको हम क्या बताएं कि ये वाला पोर्शन आपका पूरा लेफ्ट साइड हो गया और ये वाला पोर्शन आपका राइट साइड हो गया। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इस केस में हमारा जो वेव लेंथ होगा, यानी इस केस में जो हमारा वेव लेंथ होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। वो हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? क्या बोलोगे आंसर? गामा रेस। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव। 2 क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जिस लाइट को हम लोग देख पाते हैं, तो देख पाते हैं कौन सी लाइट को? व्हाइट लाइट को, यानी व्हाइट लाइट को हम लोग विजुअल बोलते हैं। तो इसका वेवलेंथ कितना होता है? तो 3-4 क्वेश्चन बन गया ना। हालांकि आप लाइट अगर पढ़ते, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ते, 10th का पढ़ते, तो उस केस में ये सब चीज का जिक्र ही नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि वेवलेंथ जो हमारा वो इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है गामा रेस से, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। गामा से ज्यादा एक्स रेस, एक्स रेस से ज्यादा यूवी रेस, इससे ज्यादा लाइट, इससे ज्यादा इंफ्रारेड, इससे ज्यादा माइक्रो, सबसे ज्यादा रेडियो वेव का होता है। ठीक है, अब समझिए कि जो लाइट हमारे पास विजिबल होता है, जिस लाइट को हम लोग देख पाते हैं विजिबल को, ठीक है, उसमें भी तो आपको पता है सबसे कम वेवलेंथ इसका, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका, इसीलिए इसको हम लोग एक फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पे वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो आपका 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। बताए थे कि वेवलेंथ को नापते हैं किसमें? एंगस्ट्रॉम में। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एकदम नोट्स कॉपी लेके बैठ जो, एकदम चीर फाड़ कर रहे हैं, पूरा का पूरा डिटेल लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग 3900 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। किसका? वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो आपका 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी 39 दूनी 78। क्लियर हो गया? या इसको आप दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हो कि 3900 को हम लोग 390
390 नैनोमीटर के भी नाम से समझ सकते हैं, और इसको हम लोग 780 नैनोमीटर के नाम से समझ सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर -10। देखिए हर रिलेशन को हम आपको तोड़ के समझा दे रहे हैं, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हो। 3900 को हम लोग 300 मतलब 390 गुने 10 के पावर 1 कह सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10। यही होता है ना भाई, क्लियर है? हम लोग 3900 को 390 गुने 10 के पावर 1 कह सकते हैं ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 390 गुने, जब इसको सॉल्व करोगे 10 के पावर 1 और 10 के पावर -9, तो ये 10 के पावर -9 हो जाएगा ना। अब 10 के पावर -9 को हम लोग क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। तो इसको हम लोग 390 नैनोमीटर, इसको हम लोग 780 नैनोमीटर के भी नाम से समझ सकते हैं। यानी ये आपको याद रखना होगा कि सबसे कम, यानी अगर हम लोग बात करेंगे कि वेवलेंथ, अगर हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ सबसे मिनिमम किसके पास होता है, तो वेवलेंथ मिनिमम होता है गामा रे के पास, यानी सबसे मिनिमम। और जब सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा तो निश्चित है कि इसके पास एनर्जी क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। इसके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी भी इसके पास मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई मेरे। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड कहानी ले लो, इसका उल्टा, कि जब रेडियो का बात करेंगे तो रेडियो के पास वेवलेंथ जो होता है वो वेवलेंथ इसका क्या होगा? तो वेवलेंथ इसके पास मैक्सिमम होगा। और जब इसके पास वेवलेंथ आपका मैक्सिमम होगा तो निश्चित है कि इसके पास एनर्जी जो होगा या इसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका क्या होगा? तो ये आपका दोनों जो होगा वो बहुत ज्यादा ही मिनिमम होगा। यहां तक आपको। अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट का, तो स्पीड ऑफ लाइट जैसे हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग c से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट, ये किस में है? तो ये आपका वैक्यूम में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करता है? तो वैक्यूम में करता है। वैक्यूम में सबसे ज्यादा लाइट ट्रेवल इसलिए करता है क्योंकि उसको रोकने के लिए, कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं होता है। वैक्यूम का मतलब एकदम खाली जगह होता है। तो जब खाली जगह मिलेगा तो लाइट बहुत तेजी से पास करता है। लेकिन अगर मीडियम का बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ऐसा मत समझना है कि मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है। मीडियम में भाई मेरा ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम की तुलना कम ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ पार्टिकल आ जाते हैं और पार्टिकल उसको रोक लेते हैं, तो उसके स्पीड में थोड़ा सा गिरावट आता है, उसके स्पीड में थोड़ा सा कमी आता है। अगर ये कोई बोलता है कि लाइट जो है वो मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगा, तो भैया वो गलत बोल रहा है, उसकी बातें ही गलत है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर सबसे ज्यादा हम लोग मैक्स टू मैक्स बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है वो लाइट का वो किस में होता है? वैक्यूम में होता है। उसके बाद किस में होता है? आपका एयर में होता है। फिर उसके बाद किस में होता है? लिक्विड में होता है। फिर उसके बाद किस में होता है? आपका सॉलिड में होता है। ठीक है ना, यानी आपको याद रखना होगा गैस, लिक्विड, सॉलिड और ये वैक्यूम, यानी वैक्यूम में सबसे ज्यादा, फिर गैस, फिर लिक्विड और सबसे कम सॉलिड में। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है। यानी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और सबसे कम सॉलिड में क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किस में करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन यही पूछता है, कंपटीशन में क्वेश्चन यही पूछता है। तो यहाँ पे याद आपको रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, रोमर में। मेजर किस में करते हैं? रोमर। ठीक है, मेजर करते हैं हम लोग किस में? रोमर में। यानी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर हम लोग करते हैं भाई किस में? रोमर में करते हैं। किस में करते हैं? रोमर में। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या है? तो अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लाइट है, यानी सन के पास जो आपका लाइट है, वो सन का लाइट, ठीक है, सन से अर्थ सरफेस, सन का लाइट सन से अर्थ सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है? यानी लाइट है, सन से लाइट आ रहा है, उस लाइट को सन से अर्थ के पास पहुंचना है, अर्थ सरफेस के पास, तो इसके पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो इसमें लगता है 500 सेकेंड। अब यहाँ पे 500 सेकेंड का बात करेंगे तो 500 सेकेंड को अगर मिनट में बदल रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड।
यानी सोचो कि सन हमसे कितना ज्यादा दूर है, सन हमसे कितना ज्यादा दूर है, और सन का लाइट, ठीक है, सन से अर्थ सरफेस तक पहुंचने में कितना लगता है, 500 सेकेंड, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी जहां तक वैक्यूम है वहां तक तो बहुत फास्ट आएगा, लेकिन जहां पे आपका एटमॉस्फेयर का लेयर शुरू होता है वहां पे लाइट का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि सन का जो लाइट है, यानी सन से अर्थ सरफेस तक आने में कितना टाइम लगाता है, 500 सेकेंड, या आप इसको बोल सकते हो 8 मिनट 20 सेकेंड। सभी को क्लियर हो गया, 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट बात करते हैं कि लाइट है, यानी लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट हैव डुअल नेचर, यानी लाइट के पास कितना नेचर होता है, दो नेचर होता है। पहला बताए थे आपको पार्टिकल नेचर, पहला क्या बताए थे, पार्टिकल नेचर, और दूसरा बताए थे वेव नेचर। यानी लाइट के पास दोनों नेचर होता है, एक को बोलते हैं पार्टिकल और एक को बोलते हैं वेव नेचर। यानी लाइट हैव डुअल नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल एंड सेकंड विल बी वेव नेचर। और इसको सबसे पहले कौन बोला था भाई मेरे, इसको सबसे पहले कौन बोला था, तो इसको बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑल्बर्ट, उनका नाम था ऑल्बर्ट आइंस्टीन। उनका क्या नाम था भाई, ऑल्बर्ट आइंस्टीन। यानी ऑल्बर्ट आइंस्टीन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि लाइट के पास कितना नेचर होता है, तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो क्वेश्चन क्या बना, लाइट हैव डुअल नेचर किसके द्वारा बोला गया था, ऑल्बर्ट आइंस्टीन। एक खास बात कहूंगा आपको, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझोगे, ठीक है, रट के हम लोग काम नहीं करेंगे, समझोगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग वेव नेचर में समझते हैं और कौन कौन से टॉपिक हम लोग पार्टिकल नेचर में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप बस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, सर इतना इजी था, हम लोगों को पता ही नहीं था। यानी आप लाइट में बहुत सारा फेनोमेनन देख रहे हो, लेकिन कैसे पता है कि ये वेव नेचर का और कैसे पता है कि ये पार्टिकल नेचर का है। आइए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जिसमें थ्योरी लगा रहेगा, ठीक है, हमने क्या बोला कि जिसमें थ्योरी लगा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल नेचर। जैसे मान लो कि लाइट में एक आता है रोमन थ्योरी, लाइट में आता है रोमन थ्योरी, तो ये रोमन थ्योरी पार्टिकल नेचर का हो गया, क्लियर हो गया। अब जैसे दूसरा हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी थ्योरी या इफेक्ट, ठीक है, रोमन थ्योरी या फिर रोमन इफेक्ट, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर आपको लाइट में कोई भी थ्योरी या थ्योरी के बदले इफेक्ट समझ लो, ठीक है, इफेक्ट आपको यहाँ पे ज्यादा सुटेबल रहेगा। अगर आपको लाइट में किसी प्रकार का इफेक्ट के बारे में जिक्र कर दिया ना, तो इफेक्ट आप समझना कि वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रोमन इफेक्ट, जैसे आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे हो गया क्रोम्पटन इफेक्ट, क्रोम्पटन इफेक्ट, यानी जितना भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ये सारा का सारा पार्टिकल नेचर का होता है। तो आप बोलोगे सर वेव नेचर का क्या होगा, जरा इसको भी बता दो आप। तो वेव नेचर में आप पढ़ रहे हो रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन, आप पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन, आप पढ़ रहे हो डिफ्रैक्शन, ठीक है, आप पढ़ रहे हो डिफ्रैक्शन, आप पढ़ रहे हो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, आप पढ़ रहे हो टीआईआर, ठीक है, टीआईआर, टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप पढ़ रहे हो इंटरफेरेंस, आप पढ़ रहे हो इंटरफेरेंस। यानी जितना भी टर्म आप देख रहे हो वो सबका सब लाइट का वेव नेचर है, लेकिन जो भी इफेक्ट और थ्योरी पढ़ रहे हो वो सारा का सारा आपका पार्टिकल नेचर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका शुरू हो रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो आप लोगों ने क्लास 8 में, 10th में और 12th का कुछ पोर्शन में देखा होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन तो आप हर जगह पढ़े, तो भाई यहाँ पे कुछ अलग तो मिलना चाहिए। आइए रिफ्लेक्शन को समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आप रिफ्लेक्शन इसलिए भी पढ़ोगे क्योंकि रिफ्लेक्शन के ही कारण आपका मिरर फॉर्मेशन होगा। यानी मिरर के लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या आएगा आपका, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मिरर क्या होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि हम लोग के पास कोई भी एक ग्लास हो गया, हम लोग के पास ये जो है वो एक आपका ग्लास है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना भाई ये आपका ग्लास है। हम लोग इस ग्लास को पॉलिश कर रहे हैं, हम लोग इस ग्लास को क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस ग्लास को पॉलिश करेंगे तो पॉलिश किससे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट से।
किससे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, या यहाँ पे एक और कंपाउंड लेके चल सकते हैं, सिल्वर का कोई भी कंपाउंड। तो जितना ज्यादा पॉलिश करेंगे उतना ज्यादा शाइनी होगा, तब उतना ही लाइट सरफेस पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा। और जब ऐसा कंडीशन को फॉलो करता है दैट मींस वो आपका क्या है, मिरर है। तो मिरर जो है वो वैलिड होता है किस पे, रिफ्लेक्शन पे। अगर कोई भी चीज सरफेस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मिरर को एक्ट नहीं करेगा। यहां तक तो क्लियर है। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास ग्लास है, तो क्या ये मिरर जैसा एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइट अगर पड़ रहा है तो लाइट यहाँ से निकल जा रहा है, तो ये मिरर जैसा एक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम एक यहाँ पे सरफेस ले रहे हैं और इसके अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसको इसके अंदर डालते हैं, अगर इसको हम लोग डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, अब जब यहाँ पे लाइट पड़ रहा है तो लाइट क्या पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो भी नहीं कर रहा है। यानी जो हम लोग यहाँ पे सरफेस ले रहे हैं वो सरफेस हमारा पॉलिश नहीं है, शाइनी भी नहीं है। तो मिरर बनाने के लिए फैक्ट चीज की आपका सबसे पहले एक ग्लास होगा और ग्लास के पीछे एक ऐसा सरफेस होगा जो सरफेस शाइनी और पॉलिश्ड होगा, और उसके लिए हम लोग उसमें किसका लेंगे, तो वो लेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर के कंपाउंड लेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसा काम को करते हैं तब जाके वो मिरर बनता है। सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन के घटना को समझते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब कोई भी रे लाएंगे तो जैसे ये सरफेस पे टकराएगा तो इसको हम लोग इंसिडेंट बोलेंगे, और टकराने के बाद जाएगा तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड कहेंगे, और ये जहाँ पे दोनों मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जब टकराने के बाद गए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों जहाँ पे मीट किया उसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल लाइट। तो सबसे पहला तो घटना आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। यानी मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो टकराने के बाद तुरंत बाउंस बैक कर जा रहा है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानेंगे। अब रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिफ्लेक्शन में जो आपका सरफेस होगा वो सरफेस एनी हाउ आपका स्मूथ होना चाहिए, या फिर स्मूथ को ही हम लोग बोलते हैं रेगुलर। सरफेस आपका स्मूथ या रेगुलर होना चाहिए। अगर आपका सरफेस ऐसा रहेगा और यहाँ पे शाइनी पॉलिश्ड होगा, तब यहाँ पे लाइट जब आएगा तो टकरा के जाएगा, लाइट जब आएगा तो टकरा के जाएगा, लाइट जब आएगा तो टकरा के जाएगा। चीजें क्लियर आप लोग हो रहा है ना, ठीक है। तो ये आपको टकरा के यहाँ पे जा रहा है और तीनों के बीच में ये आपका नॉर्मल जैसा एक्ट करेगा। क्लियर हो गया। अगर यही आपका सरफेस रेगुलर था, यही आपका ये सरफेस जो था वो रेगुलर था, तब ये कहानी हुआ, यानी स्मूथ था तब ये कहानी हुआ। अगर आपका सरफेस कुछ उबड़ खाबड़ है, यानी सरफेस आपका रफ दिखाई दिया, ठीक है, यानी अगर आपका सरफेस रफ दिखाई दिया या सरफेस आपको इरेगुलर दिखाई दिया, तो यहाँ पे लाइट जब आएगा तो यहाँ से टकराने के बाद इसके पास बहुत सारा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी ये अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। तो जहां पे एक पॉइंट से अलग अलग डिफरेंट सोर्स में डायरेक्शन जाने का फॉर्म होता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन मैंने आपको क्या समझाया, जहां पे इरेगुलर सरफेस हो और लाइट जब आए तो टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाने का सोचे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाए, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए पहला बात आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्शन के लिए दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए मीडियम सेम होगा। रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम जो होगा वो आपका सेम होगा। मीडियम सेम का मतलब क्या, कि लाइट जो आ रहा है वो आपका एयर में ही आ रहा है और टकराने के बाद जो जा रहा है वो भी आपका एयर में ही जा रहा है। यानी रिफ्लेक्शन केस के लिए मीडियम आपका एनी हाउ जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन के लिए आपका मीडियम जो होगा वो सेम होगा। तो ये रिफ्लेक्शन का घटना को क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके लिए दो नियम है भाई, इसके लिए दो नियम है, यानी टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ पे दो लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन का दो नियम क्या है, तो रिफ्लेक्शन का दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपका ये इंसिडेंट रे, दूसरा आपका क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा क्या है नॉर्मल लाइन। ये आपका मीट करेगा, मीट ऑन सेम प्लेन, मीट ऑन सेम प्लेन, ठीक है। ये आपको एक ही प्लेन पे मीट करेगा और एक ही पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या समझ में आया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे आपका मीट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा एंगल आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। एंगल आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। सरफेस हो गया, रेगुलर सरफेस साइनी है। ये जो रे आया इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, टकराने के बाद ये गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और जहां पे ये पॉइंट मिले इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग एंगल आई कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एंगल आई कहेंगे। और नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग एंगल आर कहेंगे। यानी इसको हम लोग एंगल 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग एंगल 2 बोल देते हैं। तो क्या एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ये तो आपका एक सीधे प्लेन बन जाएगा, ठीक है। आपके पास एंगल आई है और एंगल आर है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो ये जो होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, 180 डिग्री इक्वल हो सकता है ना। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, सीखिएगा। यहाँ पे जब हम लोग इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ को बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ को बढ़ा रहे हैं, हालांकि जब इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ को हम लोग यहाँ पे अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे मीडियम चेंज कर देगा, क्योंकि ये ऊपर वाला आपका एयर है और नीचे जो है आपका ग्लास वाला मीडियम आ जाएगा। लेकिन समझिए आप मीडियम भले चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, समझाने का प्रयास कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा, ठीक है। ये समझाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। मतलब इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ को आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो जैसे यहाँ पे बढ़ाइएगा तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका जो बनेगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आपको पता है कि जब इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ को आप बढ़ाइएगा तो इसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत, यानी हम लोग यहाँ पे अब ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल आई प्लस एंगल आर, एंगल आई और प्लस एंगल आर, यानी एंगल आई को हम लोग जोड़ रहे हैं, फिर किसको जोड़ रहे हैं, एंगल आर को जोड़ रहे हैं, और प्लस किसको जोड़ रहे हैं, एंगल डी मतलब डेल्टा इक्वल टू ये तीनों का सम कितना हो गया आपका 180 डिग्री। कोई दिक्कत, यानी एंगल आई को जोड़ दिए, एंगल आर को जोड़ दिए और एंगल ऑफ डेविएशन को जोड़ दिए, तो ये तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो जब हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल आई और प्लस एंगल आर। किसी कोई दिक्कत, यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी आपको निकालने आ गया, ठीक है। यानी हम क्या बोले कि एंगल आई प्लस एंगल आर और प्लस एंगल ऑफ डेविएशन तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो ये 180 में से घट जाएगा और ये दोनों का सम घटेगा। कौन कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 180 में से इन दोनों के सम को अगर घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपका ये क्या बना भाई, तो यहाँ पे आपका ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बन गया आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखिएगा कि अगर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अगर आप रिफ्लेक्शन का घटना देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में 3 चीज सेम होता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो रिफ्लेक्शन में 3 चीज सेम होता है। वो 3 चीज सेम क्या क्या होता है, तो 3 चीज आपका पहला होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये याद रखना। पहला होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा होता है वेवलेंथ, दूसरा क्या होता है वेवलेंथ, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, घटना याद रखना है कि अगर आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये जो तीनों होगा वो आपका सेम होगा। ये जो तीनों होगा वो सेम होगा। किसमें? रिफ्लेक्शन के केस में आपका स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये तीनों सेम होगा। और चेंज क्या करेगा? तो चेंज आपका एम्पलीट्यूड करेगा और चेंज आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट करेगा। ठीक है ना, ये दोनों आपका क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, तो याद रखना कि रिफ्लेक्शन के केस में मैंने आपको क्या बताया? रिफ्लेक्शन के केस में स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये तीनों आपका सेम रहेगा और चेंज आपका करेगा एम्पलीट्यूड और क्या करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक फॉर्मूला याद रखना बाबू कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और एम्पलीट्यूड आपको पता है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम क्रेस्ट का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी रिफ्लेक्शन के केस में स्पीड ऑफ लाइट, सेकंड वेवलेंथ एंड थर्ड विल बी फ्रीक्वेंसी, ये तीनों आपका सेम होगा। जबकि एम्पलीट्यूड होगा और आपका सेकंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा ये चेंज करेगा। फॉर्मूला याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप ये जो रिफ्लेक्शन का घटना पढ़ रहे हो, इस रिफ्लेक्शन के घटना के हेल्प से आप लोग क्या क्या चीज कर सकते हो? तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हम आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का एग्जांपल मीन क्या क्या है तो हम आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, आप इस चीज को समझना। ठीक है, इसका मीन आपको हम एग्जांपल लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मीन एग्जांपल है रिफ्लेक्शन के हेल्प से आप मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखोगे। सोच के बताओ, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन का घटना जब आपको नहीं पढ़ने के लिए कहता तो आप मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देख पाते? नहीं देख पाते। तो रिफ्लेक्शन से आप मिरर में इमेज देखोगे, पहली बात है। दूसरा, जितना भी प्लैनेट शाइन करता है यानी जितना भी प्लैनेट चमकता है, ठीक है, वो किसके कारण? तो वो आपका रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। या फिर आप अगर कलर डिसाइड करते हो, आप अगर किसी भी चीज का कलर डिसाइड करते हो तो ये भी किसके कारण? तो ये भी आप रिफ्लेक्शन के कारण ही करते हो। ठीक है, या फिर आप साल्ट देखते हो ना, साल्ट का मैदान, मतलब साल्ट का मैदान का मतलब जहां पे नमक बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये भी आपको शाइन करता है, चमकता है, किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। हिल देखे हो ना, हिल, ये भी आपको शाइन करता है, किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। और एक सबसे खास बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए, ये चीज आप देखना, अभी जाके देखना कि आपके पास रेड फ्लावर है। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चेंज हो गया यार, इसको चेंज नहीं करना था मेरे को। ठीक है, आपके पास मान लिया जाए कि एक रेड फ्लावर हो गया। अगर आपके पास एक रेड फ्लावर है, ठीक है, तो रेड फ्लावर पे 3 कंडीशन याद रखना कि रेड फ्लावर पे अगर ग्रीन, येलो और ब्लू, रेड फ्लावर पे अगर ग्रीन, अगर येलो और ब्लू लाइट अगर डालते हो तो ये आपको अपीयर होगा किसके जैसा? ब्लैक जैसा। रेड फ्लावर ले लो और रेड फ्लावर पे आप ग्रीन लाइट या इस पे ब्लू लाइट या इस पे येलो लाइट अगर डालोगे तो अपीयर कैसा होगा? ब्लैक। अगर इस पे रेड लाइट डालोगे या इस पे व्हाइट लाइट डालोगे, कौन कौन? रेड लाइट या क्या डालोगे? व्हाइट लाइट डालोगे, तो ये अपीयर होगा किसके जैसा? रेड के जैसा। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करने के लिए भी हम लोग किसका स्टडी करते हैं? रिफ्लेक्शन का। यानी अभी आपको पता है कि कोई भी आप एक रेड फ्लावर ले लो, उस पे ग्रीन लाइट, येलो लाइट या ब्लू लाइट डालोगे तो अपीयर ब्लैक जैसा होगा, और रेड और व्हाइट लाइट उस पे डालते हो तो वह अपीयर होगा किसके जैसा? रेड के जैसा। यहां तक क्लियर है? यानी हमने अभी टोटली रिफ्लेक्शन का घटना देखा। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लो कि इंसिडेंट रे को सीधे फॉल करते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे को अगर सीधे प्लेन मिरर पे भेजते हैं तो ये टकराने के बाद सीधे ये लौट जाएगा। यानी यहाँ पे एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0 डिग्री। कितना बनेगा? यहाँ पे 0 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि वो रिटर्न बैक अपने ही पाथ पे जा रहा है।
यानी टोटली हम लोग रिफ्लेक्शन का घटना आज हम लोग बहुत अच्छे से देखें। कल हम लोग मिरर का घटना देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।